गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोगों ने इससे पहले कथन और निष्कर्ष के बारे में पढ़ लिया था। उसके हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, 7 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने लिखाए थे और आशा है कि वो आप लोगों को सातों पॉइंट याद हो गए होंगे। अगर वो पॉइंट्स याद हैं, अच्छा, इन तीनों चैप्टर्स में, कथन तर्क में, कथन निष्कर्ष में, कथन पूर्व धारणा में, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर कुछ पॉइंट्स आपने सेम लिखा है, तो ऐसा किसी भी ग्रंथ में, ऐसा किसी भी किताब में बेटा नहीं लिखा है कि किसी एक चैप्टर के लिए कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे कथन तर्क में आप लोगों ने देखा होगा, कथन तर्क में लिखा हुआ था केवल बस यही एक मात्र जैसे शब्द अगर किसी तर्क में जुड़ जाए तो वो तर्क क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ऐसे ही कथन एवं पूर्व धारणा में भी अगर केवल बस यही एक मात्र जैसे शब्द जुड़ जाएं तो पूर्व धारणा क्या हो जाती है? असत्य मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? असत्य मानी जाती है। और निष्कर्ष में भी केवल अगर लग जाए कि हाँ केवल इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसका केवल यही आंसर होगा, तो केवल जहां भी लग जाएगा वो क्या होंगे? असत्य होंगे या गलत होंगे। तो हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के कथन के साथ जो 3 चैप्टर होते हैं, कथन के साथ 3 चैप्टर होते हैं हमारे, तर्क, पूर्व धारणा और निष्कर्ष, ये तीनों हम लोगों ने पढ़े हैं। आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका यार, आपका बड़ा भाई आपके सामने हाजिर हूँ। जो लोग नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने मेरे शेयरनियाँ हैं जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके भाई बंधु हैं उन सबको जोड़ लीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। बताएं, पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ सालों में या दशकों में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का विकास और राष्ट्रीय दलों का ह्रास हुआ है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों का ह्रास हुआ है। सबसे पहले कथन पे ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा कथन क्या कह रहा है। कथन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ है? कुछ दशकों में बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का विकास और राष्ट्रीय दलों का ह्रास हुआ है। क्षेत्रीय दल, राजनीतिक बात हो रही है। क्षेत्रीय दल यानी कि राजनीतिक पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल हैं। जैसे कई सारे क्षेत्रीय दल हैं वो उभर के सामने आए हैं, कई सारे क्षेत्रीय नेता उभर के समाज के सामने आए हैं। तो निष्कर्ष इसका क्या कह रहा है? पिछले कुछ समय से भारत क्षेत्रवाद के उदय का अनुभव कर रहा है। जल्दी से बताएं, क्या ये निष्कर्ष सही होगा कि नहीं सही होगा? पिछले कुछ वर्षों से भारत क्षेत्रवाद के उदय का अनुभव कर रहा है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। पहला निष्कर्ष हमारा क्या है? सही है। अच्छा, क्यों सही है? इसका कारण आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये निष्कर्ष क्यों सही है। क्षेत्रवाद के उदय का अनुभव कर रहा है भारत। क्षेत्रवाद के उदय का मतलब, अच्छा, क्षेत्रवाद का उदय हो रहा है इसी वजह से तो क्षेत्रीय पार्टियां उभर रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर सामने आ रही हैं। जैसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, प्रसपा है, कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना दल है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उभर कर सामने आई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भारत कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का उदय देख रहा है या अनुभव कर रहा है, क्षेत्रवाद का अनुभव कर रहा है। तो पहला वाला निष्कर्ष हम लोगों का क्या है? सही है। दूसरा, क्षेत्रीय दल आबादी की अनेकता, क्षेत्रीय आशाओं और जरूरतों के अनुरूप कार्य करते हैं। जो क्षेत्रीय दल होते हैं, अब जैसे अगर बात करी जाए इसका आंसर क्या होगा? सही होगा कि गलत होगा? तो सबसे पहले एक बात समझिए, जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो पूरे राष्ट्र के हित के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? पूरे राष्ट्र के हित के लिए काम करेंगे। और जो क्षेत्रीय दल होंगे वो एक समाज विशेष के लिए या एक क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करेंगे। किसके लिए कार्य करेंगे?
क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करेंगे। वहां पर रहने वाली जितने जाति हैं वहां पर जातिगत समीकरण बनेगा, जातिगत आधार पर चीजें होती हैं। और ये किसके लिए काम करेगा? ये पूरे देश के लिए काम करेगी। राष्ट्रीय दल जो होंगे वो पूरे समाज, पूरे देश के लिए, पूरे किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं कार्य करते हैं। तो क्षेत्रीय दल क्या करते हैं? आबादी की आशाओं, आबादी की अनेकता, क्षेत्रीय आशाओं, क्षेत्र की कुछ आशाएं होती हैं। जैसे कई जगह आज भी ऐसा सोचा जाता है कि हम प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ हमारे क्षेत्र का जो नेता होगा उससे तो हम सामने बैठ के बात कर सकते हैं, उससे अपनी समस्याएं बता सकते हैं। यही कारण है कि कुछ दशकों से भारत में क्या हुआ है, क्षेत्रवाद का उदय हमें देखने को मिल रहा है। तो क्षेत्रीय आशाओं और जरूरतों के अनुरूप कार्य करते हैं। अगर ये लोग क्षेत्रीय आशाओं और जरूरतों के अनुरूप कार्य ना करें तो क्षेत्रीय पार्टियों का उदय नहीं होगा। ये क्षेत्र विशेष के लिए कार्य जरूर करेंगे। जैसे आप अगर सपा को ले लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा यूपी में प्रगति का कार्य किया गया, विकास का कार्य किया गया, सड़कें बनाई गई बहुत सारी, और यूपी के कुछ क्षेत्र विशेष में भी कार्य ज्यादा प्रगतिशील हुआ। अब जैसे बसपा आई तो बसपा ने क्या किया, अपने समाज विशेष में, अपने क्षेत्र विशेष में, समाज में नहीं, अपने जाति की बात में मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र विशेष में क्या किया, उन्होंने विकास का कार्य ज्यादा किया। लखनऊ में बहुत सारा विकास करवाया गया। तो ये क्या है, केवल एक क्षेत्र विशेष की बात है। और राष्ट्रीय अगर दल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय दल क्या करते हैं, पूरे समाज को लेके चलेंगे साथ में, और ये क्षेत्रीय दल जो होंगे वो क्षेत्र के पूरे समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। तो दूसरा वाला भी क्या है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय दलों का उदय ही इसलिए होता है क्योंकि वो क्षेत्रीय आशाओं और जरूरतों के अनुरूप कार्य करते हैं। इसी कारण क्षेत्रीय दलों का क्या होता है, उदय होता है। ये चीज आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया हो सबके समझ में? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए हाँ सर समझ में आ गया। एक क्वेश्चन छूट गया, दूसरा एक क्वेश्चन पहले हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं। तनाव, दूसरा क्वेश्चन है तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो हम लोग तनाव लेते हैं वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। तो निष्कर्ष है स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को क्या रहना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए। जल्दी से बताएं ये निष्कर्ष सही है या गलत है। तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, मेरे प्यारे दोस्तों, ये निष्कर्ष 100% सही होगा। ये निष्कर्ष क्या है, 100% सही है। क्यों सही है, देखिए जब अगर व्यक्ति के दिमाग में तनाव बना रहता है, क्या बना रहता है, तनाव बना रहता है, तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वस्थ मन में, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं, और अगर आप अस्वस्थ होंगे तो आपके स्वस्थ विचार आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप क्या हैं, अस्वस्थ हैं। आपका शरीर भी बिल्कुल लुंजुर पुंजुर रहेगा, ढीले ढाले रहेंगे आप, मजा नहीं आएगा आपको। आपने अपने आस पड़ोस में भी कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो एकदम एग्रेसिव रहते हैं, हमेशा कैसे रहते हैं, एकदम एग्रेसिव रहते हैं। उनको दिन में मॉर्निंग के टाइम देख लीजिए तब भी वैसे ही एग्रेसिव मिलेंगे, जोश खरोश के साथ बात करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो लगता है कि हाँ ये व्यक्ति कार्य कर रहा है अच्छे से। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा देखने में ऐसा लगता है कि लाश चल रही, जिंदा लाश चल रही है, मजा ही नहीं आता है, उनमें एक कला ही नहीं होती है जीवन को कैसे जिया जाए। तो जीवन को जीने का सबसे बड़ा जो आपके पास कहा जाए कि गुण है वो यही है कि आप स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहें। पहला सुख सुंदर हो काया, रामायण में भी लिखा गया है, पहला सुख सुंदर हो काया, काया सुंदर होनी चाहिए। सुंदर काया का मतलब ये नहीं कि ऊपर से हम लोग सुंदर होने चाहिए, ऊपर से सुंदर नहीं, मन मस्तिष्क तन हमारा कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए या स्वस्थ होना चाहिए। जीवन में दो चीजें देखिए आप लोग हमेशा याद रखिए, एक स्वस्थ रहना सीखिए और दूसरा झुकना सीखिए।
झुकने की आदत जिनमें होती है वो लोग बहुत आगे तक पढ़ते हैं। ये जीवन जीने के 2 मूल मंत्र हैं, आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे अगर इन दोनों बातों पे आप ध्यान देंगे। पहला, स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहेंगे तो आप जिस कार्य को करेंगे आपकी बॉडी, आपका दिमाग उसमें 100% दे पाएगा। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जैसे आप अमूमन भी देखते होंगे, जिस दिन बुखार वगैरह आ रहा हो, जुकाम वगैरह हो, शरीर सही ना हो, उस दिन पढ़ने बैठें तो आप पूरा अपना 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दिमाग कहीं ना कहीं थका रहता है। दिमाग कहीं ना कहीं आपसे कहता रहता है कि बेटा आप बीमार हो, पढ़ाई मत करो, बेटा आप बीमार हो, पढ़ाई मत कर पाओ, नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद आपका मन उब जाता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, किसी दिन मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए, मॉर्निंग वॉक करके आए, बिल्कुल एकदम फिट टू रन होके आए, नहाए धोए, पढ़ने बैठे, दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है हम लोगों का, क्योंकि कारण क्या है, हम लोग स्वस्थ हैं। दूसरा, झुकाव बहुत जरूरी है। अगर झुकना नहीं सीखा है आपने जीवन में तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। अकड़ आपको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी। जैसे आपने वृक्ष देखे होंगे, फलदार वृक्ष जो होते हैं, जिनमें फल आ जाते हैं। फल आ जाते हैं मतलब दूसरों को देने लायक कुछ आ जाता है, दूसरों को देने लायक कुछ आ जाता है, तो फलदार वृक्ष हमेशा थोड़ा सा झुक जाता है, उसकी टहनियाँ थोड़ी झुक जाती हैं क्योंकि वो भारी हो जाता है। तो जब आपके अंदर भारीपन आने लगे, आप कुछ देने लायक हो जाएं किसी को, तो आपके अंदर झुकाव बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक शेर है, आंधियाँ हसरतों से अपना सर पटकती रह गईं, आंधियाँ हसरतों से अपना सर पटकती रह गईं, मगर वो पेड़ जिंदा बच गए जिनमें झुकने का हुनर था। आंधियाँ हसरतों से अपना सर पटकती रह गईं, मगर वही पेड़ जिंदा रह गए जिनमें झुकने का हुनर था। तो अगर आप झुक के चलेंगे, चांद के निकलने के लिए सूरज को भी डूबना पड़ता है और सूरज की ही रोशनी से चांद चमकता है, लेकिन सूरज भी झुकना जानता है। जब तक सूरज डूबेगा नहीं तब तक चांद नहीं निकलेगा। तो चांद के उदय के लिए सूरज को भी डूबना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पर क्या है, ये हमारा सही है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त रहना चाहिए। सबसे बड़ी टेंशन हमारे दिमाग से होती है। अगर आप दिमाग से फ्री हैं, हर जगह से स्वस्थ रहेंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपके सामने, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कथन, कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज को एक शर्त बनाता है, वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है। कई सारे लोग दहेज प्रथा आज भी विद्यमान है, कई सारे लोग दहेज का डिमांड करते हैं। तो क्या है कथन, कोई भी नौजवान जो शादी के लिए दहेज को एक शर्त बनाता है, वह अपने बड़प्पन को समाप्त करता है तथा स्त्री जाति का अपमान करता है। पहला निष्कर्ष, जो दहेज नहीं लेते स्त्री जाति का सम्मान करते हैं, जो दहेज नहीं लेते हैं वो स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, निष्कर्ष कथन से संबंधित होना चाहिए। यहाँ भी दहेज के लिए बात हो रही है और यहाँ भी दहेज के लिए बात हो रही है, स्त्री जाति के लिए बात हो रही है। तो जो दहेज नहीं लेते हैं वो स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, जो दहेज लेते हैं, समर्थन करते हैं, उनकी समाज द्वारा भर्त्सना की जानी चाहिए। भर्त्सना मतलब होता है उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना की जानी चाहिए। जल्दी से बताएं कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। और लाइक और शेयर करते रहे भाई। आप लोग लाइक और शेयर पर बहुत कंजूसी करते हैं। इतने सारे लोग लाइक हो और लाइक देखिए कितने सारे कम हैं। तो लाइक और शेयर करते रहा करिए, अपने यार दोस्तों को जोड़ते रहिए। और बहुत जल्द ये क्लासेस प्राइवेट होने वाली हैं। अभी कुछ बच्चों की समस्या थी कि सर हमारा गेहूं वगैरह कट रहा है, तो गेहूं कट चुके हैं अब, तो नेक्स्ट वीक से मंडे से आपकी क्लासेस प्राइवेट हो जाएंगी। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अभी तक, एडमिशन ले लें जल्दी से। और बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारा सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा, अच्छे से पूरा कराया जाएगा। और शहर की आप एक भरोसेमंद, एक विश्वसनीय, उत्तर भारत की विश्वसनीय टीम के साथ आप पढ़ रहे हैं। ऑथेंटिक आपको सिलेबस दिया जाएगा, ऑथेंटिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो जिन्होंने अभी एडमिशन ना लिया हो वो जल्दी से एडमिशन ले लें। चलिए,
मंडे से आपकी क्लासेस लगभग में भी प्राइवेट हो जाएंगी। फिर आप जो लोग एडमिशन लिए होंगे वही लोग देख पाएंगे, उनके पास लिंक भेज के उनको शेयर किया जाएगा, वही लोग हमारा आगे का कार्यक्रम जारी रख सकते हैं, हमारे साथ पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। इतने दिन डेमो आप लोगों के लिए बहुत हो गया है। चलिए निष्कर्ष, जो दहेज नहीं लेते हैं स्त्री जाति का सम्मान करते हैं। अब देखिए, जो दहेज नहीं ले रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं स्त्री जाति के लिए सम्मान बसा हुआ है, इसीलिए वो लोग दहेज नहीं लेते हैं। अच्छा, कई लोग दहेज मांगते हैं, दहेज का डिमांड करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप को बेच देते हैं। कमाई नहीं होती है 20,000 रुपये की, 40,000 रुपये की, डिमांड होती है कि हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें फलाना चाहिए, हमें धमाका चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, स्त्री जाति के लिए गलत है, स्त्री जाति का अपमान हो रहा है इससे कहीं ना कहीं। एक बाप अपनी बेटी को कितनी हसरतों से पालता है, और उस बेटी पर पूछिए क्या गुजरती होगी जो 26 साल 20 साल 25 साल अपने माता पिता के साथ रहती है और उसे पता नहीं है कि मैं जिस घर जा रही हूँ वो घर कैसा होगा, और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो दूसरे नए घर जाती है, अपने नए माता पिता के पास जाती है और दोनों को बहुत अच्छे से संभालती है। तो स्त्री जाति का सम्मान करना सीखें, क्योंकि हम आप पूरी दुनिया, मानव जाति जो इस दुनिया पर है उसका आने का एकमात्र कारण है स्त्री जाति, आपकी माँ। तो स्त्री जाति का सम्मान करना सीखिए, चाहे वो स्त्री माँ के रूप में हो, चाहे वो स्त्री आपकी बहन के रूप में हो, चाहे वो स्त्री आपके दोस्त के रूप में हो, सबका सम्मान करना सीखिए। तो जो दहेज नहीं लेते हैं, अमूमन सी बात है उनके मन में स्त्री जाति के लिए सम्मान होता है, इसीलिए वो लोग दहेज नहीं लेते हैं। जो दहेज लेते हैं, समर्थन करते हैं, उनकी समाज द्वारा क्या करी जानी चाहिए, भर्त्सना करी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है, उनकी अवहेलना की जानी चाहिए। और मैंने कई बार अपने आंखों से देखा है, दहेज ना दे पाने के कारण माता पिता लाखों रुपए का उधार ले लेते हैं, बहुत मजबूरी में शादियां करते हैं जाकर। वो मात्र इसलिए ये मजबूरी उनके सामने आती है कि मेरी बेटी एक अच्छे घर चली जाए, एक सही जीवन व्यतीत कर पाए, तो वो थोड़ा बहुत खर्चा कर देते हैं और अपनी लिमिट से उठकर खर्चा कर देते हैं। और एक बाप के लिए अपनी बेटी को ही दे देना सबसे बड़ा दहेज होता है। उसने अपनी जान निकाल के आपको दे दी है, और क्या देगा। किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे जगह पर जाके बस जाएं, तो शायद है वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं दूसरे जगह जाकर नहीं बसूंगा, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूंगा। चलिए, तो ये दोनों निष्कर्ष क्या हैं हमारे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से जवाब दीजिए। प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि जीर्ण हो गए हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जल्दी से बताएं कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। सभी लोग जवाब दें, जितने लोग हैं भाई आप सभी लोग जवाब दें। जवाब देखिए सभी लोग दिया करिए। तो ऊपर क्या कहा गया है, प्राचीन व्यवस्थाएं बदलती हैं और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण कर लेती हैं। पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वे जीर्ण हो गए हैं। ये वाला तर्क सही है, निष्कर्ष सही है कि गलत है? तो ये वाला निष्कर्ष भैया हमारा बिल्कुल गलत है। जीर्ण नहीं हो चुके हैं। पुराने विचारों को हम मात्र इसलिए नहीं त्यागेंगे क्योंकि वो जीर्ण हो चुके हैं। अभी इसको मैं समझाता हूँ। दूसरा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि परिवर्तन क्या होता है, ये परिवर्तन के बारे में ही ऊपर बात हो रही है, दोनों संबंधित हैं। और परिवर्तन क्या होता है, प्रकृति का नियम होता है, बदलाव प्रकृति में होते रहते हैं। ये इस वजह से ये वाला सही है और पहला वाला गलत है। जैसे आप देखिए, परिवर्तन समाज में होता रहता है। जैसे हम व्यक्ति की ही बात करें तो पहले व्यक्ति क्या करता था, पहले व्यक्ति पेड़ों पर रहा करता था। कहाँ रहा करता था, पेड़ों पर रहा करता था, पेड़ पौधे पर रहा करता था, ऊपर जीवन व्यतीत करता था और नीचे उतरकर
शिकार वगैरह किया करता था और बस भरण पोषण करके आगे बढ़ जाता था। धीरे धीरे व्यक्तियों ने क्या किया, पेड़ से उतरकर जमीन पर रहने की कोशिश करी और ये यायावर जीवन जीने लगा। व्यक्ति क्या करने लगा, यायावर जीवन। यायावर मतलब होता है भटकता रहता है। जब आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। यायावर जीवन जीने लगा। अब व्यक्ति क्या हुआ, ये व्यवस्था जो थी पेड़ों पर रहने वाली, उसको बदलकर आदमी ने नीचे रहना शुरू किया, झोपड़ियां बनाना शुरू करी। अच्छा, कोई आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, सबसे पहले झोपड़ी के अवशेष कहाँ से मिले थे, जल्दी बताएं जरा, कोई बता पाएगा? सबसे पहले जो झोपड़ी के अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे, जल्दी बताएं। मुझे नहीं लगता है कि शायद आप में से कोई बता पाएगा, लेकिन हाँ कुछ लोग बता सकते हैं अगर ध्यान से पढ़े होंगे। सबसे पहले झोपड़ी के जो अवशेष मिले थे वो चोपनी मांडो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? चोपनी मांडो से मिले थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे प्रयागराज में ही था, प्रयागराज में ही था चोपनी मांडो, इलाहाबाद में ही था। ये सबसे पहले जो घर का स्थान, घर के जो वो मिले साक्ष्य, वो कहाँ पर मिले? यही चोपनी मांडो पर। एक गांव भी है यहाँ पर, वहाँ पर पुराने अवशेष मिलते हैं, मिले हैं। तो झोपड़ी के सबसे पहले अवशेष कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? इलाहाबाद में चोपनी मांडो में मिले थे। अच्छा, आपने देखा होगा देश के कई बड़े बड़े शहर कहाँ पर बसे? सब नदियों के पास आकर बसे। कहाँ पर बसे? नदियों के पास आकर बसे। जैसे अगर आप गंगा नदी की बात कर लें तो गंगा नदी के किनारे आपका कानपुर, देश का सबसे बड़ा शहर, जाना माना शहर, आईटी के लिए जाना जाता है, इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे बनारस, बनारस, बनारस भी कानपुर के, देश के बड़े बड़े शहर आप उठा के देख लीजिए। आगरा, यमुना नदी के किनारे। अच्छा, हुआ क्या था, आदमी पेड़ों से उतरकर जब जानवरों को पालना सीखा तो पानी उसे चाहिए होता था। तो पानी अपना तो पी लेगा वो घूम घाम के, लेकिन जानवरों के लिए कहाँ से लाएगा? तो वो जहाँ पर जल के स्रोत हुआ करते थे वहां पर बसना उन्होंने शुरू किया। यही एक कारण है कि बड़े बड़े शहर आपको देखने को जो मिलेंगी, बड़ी बड़ी आबादियां जो आपको देखने को मिलेंगी, वो कहाँ मिलेंगी? नदियों के किनारे। तो परिवर्तन देखिए धीरे धीरे होता रहा। पेड़ से आदमी नदियों के किनारे आया, फिर सामाजिक जीवन जीना शुरू किया, फिर बाजार व्यवस्था बनी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बनती चली गई। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा जो था समझ में आ गया होगा सभी के। पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वे जीर्ण हो गए हैं, ये जरूरी नहीं है। जीर्ण नहीं हुए हैं, बेकार नहीं हुए हैं पुराने विचार। महाभारत कितनी पुरानी है और उसके विचारों में आज भी दम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेली 15 लेक्चर महाभारत के ऊपर हुआ करते हैं, डेली 15 लेक्चर उस पर हुआ करते हैं। शोध चल रहा है अभी भी। चाणक्य ने जो किताब लिखी उनके भी तो पुराने ही विचार थे, वो जीर्ण नहीं हुए हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये बिल्कुल सही है। और आज का ये आपका अंतिम प्रश्न, जल्दी से जवाब दें। कोई जानवर भी अपने समुदाय के प्राणी पर वार नहीं करता है, जबकि मनुष्य अपने समुदाय के प्राणी पर निरंतर वार करता है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? निष्कर्ष पहला है, मनुष्य जानवरों से सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य में पारंपरिक द्वेष की भावना विद्यमान है। बताएं जल्दी से। मनुष्य में पारंपरिक द्वेष की भावना विद्यमान है। मनुष्य जानवरों से सर्वश्रेष्ठ है। अब सुनिए, इसका पहला जो निष्कर्ष है वो भैया बिल्कुल गलत है। मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होने का एकमात्र कारण है कि मानव का अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल है। मस्तिष्क से, शेर में ताकत बहुत होती है लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर लेता है? मानव उसको कंट्रोल कर लेता है। हाथी में बहुत ज्यादा ताकत होती है लेकिन सर्कस में वो उसके साथ काम करवाता है। शेर सर्कस में नाचता है मात्र डंडे के इशारे पर, क्योंकि मानव ने अपने बुद्धि का विकास कर लिया है। सभी जीव जंतुओं में एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो बुद्धि का विकास कर चुका है, बहुत तेजी से विकास किया। इस वजह से श्रेष्ठ है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तो एक ही है जो हम लोगों को बनाया है, जो आपको बनाया है, जो हमें बनाया है, जो इस संसार को बनाया है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, मनुष्य में पारंपरिक द्वेष की भावना विद्यमान है, तो ये वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। मनुष्य में पारंपरिक द्वेष होता है। अच्छा, ये पारंपरिक द्वेष क्या है? देखिए, जैसे मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में दो लोग हैं, एक आप और एक आपके मोहल्ले का कोई और। वो कार लेके आया,
आपके अंदर कहीं ना कहीं अंदर से जलन भावना आ जाएगी, अरे कार लिया है, हम लोग अभी मोटरसाइकिल से ही चल रहे हैं। यही कहलाता है पारंपरिक द्वेष। ईर्ष्या की भावना मनुष्य के अंदर बनी ही रहती है, और जो इनसे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, इन सब से परे निकल आते हैं, तो वो थोड़े श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं। अब जैसे वो व्यक्ति लेके आया ब्रेज़ा, विटारा ब्रेज़ा लेके आया, और आप लेके आए बलिनो, तो आपको विटारा ब्रेज़ा बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो आपके पास नहीं है, आपको बलिनो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये क्या है? पारंपरिक द्वेष है। चलिए, तो ये दोनों निष्कर्ष क्या हैं? दोनों निष्कर्ष क्या हैं? पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। आशा करते हैं ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। करने का आप लोगों को, ये क्वेश्चंस को करने का आप लोगों को एक अप्रोच मिल गया होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आज शाम तक आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी। अच्छा, पीडीएफ के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अब आपको पता है कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो हमारे टाइपिस्ट वगैरह बहुत दूर से आते हैं, तो एक आध दिन अगर लेट हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करेंगे, हम लोग खुद टाइप करने की कोशिश करेंगे, 1-2 दिन में सब सही आ जाएगा, अपने ढर्रे पर चलने लगेगा। अभी थोड़ी समस्या है तो आप भी हमारा साथ दें। पीडीएफ्स वगैरह आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगी, ये हमारा वादा है। आपको डेली करंट अफेयर आपके पास पहुंच रही होगी टाइपिंग में, पॉइंट वाइज डेली करंट अफेयर आपको पहुंच रही होगी। डेली करंट अफेयर आपको पहुंच ही रही है डेली वाइज। बहुत जल्द सारी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी की क्लास इमरान सर के द्वारा ली ही जा रही है, मेरे द्वारा आपकी रीजनिंग की क्लास ली जा रही है, मैथ श्याम सर के द्वारा ली जा रही है, ओम सर के द्वारा ली जा रही है। धीरे धीरे आपका सब प्रैक्टिस बैच आपका रीजनिंग का श्याम सर करवाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक टीम, हम लोगों का एक पूरा रास्ता एक तैयार है कि किस रास्ते पर आपको लेके जाना है, यहाँ पर आके आपको मंजिल मिल जाएगी। बस धैर्य से आप पढ़ाई करते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बेटा शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।